नमस्कार दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ उसे खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। जिस दिन आपको यह बात समझ में आ गई उसके बाद आपको यूपीएससी प्री क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। हर साल लाखों लोग यूपीएससी प्री देते हैं और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, खूब पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी प्री नहीं निकाल पाते। इसका सिर्फ एक कारण है, आप चाहे दुनिया का सारा ज्ञान इकट्ठा कर लीजिए, अगर आपने वह नहीं पढ़ा जहां से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है तो इस ज्ञान का कोई फायदा नहीं, प्री नहीं निकलेगा। लेकिन आपने कम ही पढ़ा है और उन टॉपिक्स को तैयार किया है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके लिए प्री निकालना बहुत आसान है। जिन टॉपिक्स को हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं, अगर आपने सिर्फ इन्हें ही तैयार कर लिया और आपका बेसिक क्लियर है तो आप आराम से प्री निकाल सकते हैं। मैं लगातार 2 सालों से आपको सबूत दिखा रहा हूँ। कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस यही से आ रहे हैं। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप जल्दी से इन सारे टॉपिक्स को तैयार करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ नोट ले सकते हैं। और जो वीडियोस आने वाली हैं उनकी भी एडवांस नोट आपको दी जा चुकी है। इसके लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब टॉपिक्स तैयार करते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत का नया संसद भवन। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, फैक्चुअल बात है। आजकल यूपीएससी फैक्ट्स भी पूछने लगी है और पिछली बार जब संसद भवन से क्वेश्चन पूछा गया तो ये चीज़ पूछी गई थी कि किस व्यक्ति ने डिज़ाइन किया था पुराने संसद भवन को। तो हो सकता है कि इसमें ये नाम पूछ लिया जाए और पीसीएस में तो बहुत अधिक संभावना है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों नज़रिए से ये तथ्य याद रखिए कि विमल पटेल ने नए संसद भवन को डिज़ाइन किया। हो सकता है यूपीएससी जिस तरह से योजनाओं में प्रश्न पूछती है कि बताइए योजना कब शुरू हुई, तो इसमें भी पूछ ले कि ये जो नया संसद भवन है इसका निर्माण कब शुरू हुआ। 2019 में शुरू हुआ। अब सवाल ये उठता है कि नए संसद भवन की क्या ज़रूरत थी। बस ऊपर ऊपर समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कम है। मेंस में पूछा जाए या फिर इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। क्या है कि सांसदों के बैठने की व्यवस्था जो है वो कम थी और एक तथ्य यहाँ से यूपीएससी पूछ सकती है, ये प्री के लिए महत्वपूर्ण है। इस लाइन को मैं पढ़ रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ क्या बात है। 2026 के बाद सीटों की कुल संख्या पर रोक हटने पर लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 545 से काफ़ी बढ़ने की संभावना है। ये 545 को आधार बना के पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। तथ्य यहाँ पे ये है कि 2026 तक की लिमिट थी कि 2026 तक संसद में सदस्यों की संख्या लोकसभा में 545 रहेगी 2026 तक। उसके बाद से लिमिट हटेगी, परिसीमन होगा, संख्या बढ़ सकती है। तो जब संख्या बढ़ेगी तो इससे ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है कि पुराने वाले में जगह ही ना बचे, तो हमें नई व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, इसलिए भी ज़रूरी थी। इसके बाद संकटग्रस्त अवसंरचना, पुरानी अवसंरचना है, भूकंप आ जाए तो गिर सकती है, या फिर और भी जो नए पुराने पैटर्न्स जो कंडीशनर की व्यवस्था है, एयर कंडीशनर की और बाकी चीज़ों की, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं, जल आपूर्ति, सीवर लाइन, एयर कंडीशनिंग, अग्निशमन उपकरण, सीसीटीवी कैमरे, इन सब में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही थी। तो इसलिए कहा गया कि चलो रिप्लेस ही कर देते हैं, पूरा भवन ही रिप्लेस कर देते हैं, दूसरा बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बात है। अप्रचलित संचार संरचनाएं, पुरानी संसद में संचार और संरचना प्रौद्योगिकी पुरातन थी तथा सभी हाल की ध्वनिकी में भी सुधार की आवश्यकता थी। अब नया जो बना है उसमें नए तरीके से डिजिटल व्यवस्था है, उसमें भी है पुराने वाले में, लेकिन उतनी उन्नत नहीं है, इसलिए भी इसकी ज़रूरत थी। सुरक्षा की चिंता है, पुराना संसद भवन तब बना था जब दिल्ली भूकंपीय जोन में, ये वाली बात यहाँ भी अलग से लिख दी गई है। ठीक है, उस समय भूकंप जोन 2 में था, वर्तमान में ये भूकंप जोन 5 में है। आपने भूगोल पढ़ा होगा तो ऐसे जोन में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 खतरे के हिसाब से। तो बहुत अधिक खतरे वाले जोन में है। ठीक है, पूरी दिल्ली। तो भूकंप आए तो उससे भी खतरा हो सकता है, जो पुरानी अवसंरचनाएँ होती हैं पहले गिरती हैं। तो इस बात का डर था, इसलिए भी नए भवन की ज़रूरत थी। कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त कार्य क्षेत्र, आप जानते हैं कि संसद भवन में सिर्फ उतने ही लोग नहीं बैठते, उतने ही लोगों का काम नहीं है जिनको आपने चुन के भेजा है। आपने समितियों के बारे में सुना है, बहुत सारे अधिकारियों के बारे में आप सुनते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो जो कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके भी काम करने की जगह कम पड़ रही थी, तो इसलिए भी नया संसद भवन चाहिए। अब देखिए, इस नए संसद भवन में, नई संसद में
क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आकार कैसा है? त्रिकोणीय आकार है, आपने फोटो देखा होगा, ठीक है। नया संसद भवन आकार में त्रिकोणीय है। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस भूखंड पर बना है वह त्रिकोणीय है ठीक है। नए संसद भवन का स्वरूप विभिन्न धर्मों में पाई जाने वाली पवित्र ज्यामिति से प्रभावित है। इसका डिजाइन और पुरानी सामग्री पुरानी संसद की पूरक है। साथ ही दोनों भवनों का एक परिसर है, ठीक है। अब पर्यावरण के अनुकूल भी बनाया गया है इसको। हरित निर्माण तकनीकों का उपयोग करने के कारण निर्मित किए गए भवन में पुराने भवन की तुलना में विद्युत की खपत में 30% की कमी हो सकती है, ठीक है। जिस हिसाब से बनाया गया है, कम विद्युत की ज़रूरत हो सकती है, कम एसी की ज़रूरत हो सकती है, तो एनर्जी काफ़ी बचेगी, इसलिए इसको पर्यावरण के अनुकूल कहा जाता है। इसमें वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण प्रणालियों को भी शामिल किया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक तथ्य मैं आपको बता दूं, तथ्य नहीं एक संकेत है। यूपीएससी पर्यावरण प्रदूषण से क्वेश्चन पूछ रही है और साथ ही साथ पर्यावरण के जो संसाधन हैं उनको संरक्षित करने से क्वेश्चन पूछ रही है। जल संचयन पे पहले भी प्री में क्वेश्चन आए हैं, मेंस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब ये बात आपके सामने आ रही है कि नए संसद भवन में कि जल संचयन की व्यवस्था है, तो थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए कि जल संचयन की क्या विधियाँ होती हैं। अलग से ये मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके बता रहा हूँ, आपकी किताब में नोट में बातें होंगी, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि क्या हमारे पास हमारे देश में कौन कौन सी परंपराएं हैं। एनसीईआरटी में इसके लिए एक अलग से पैराग्राफ है, बहुत अच्छा, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी भूकंप सुरक्षित है, भूकंप से इसमें सुरक्षा मिलेगी। नया भवन है तो वैसे भी थोड़ा कुछ दिन तक तो चलेगा, कुछ सालों तक, लेकिन आप जानते हैं भूकंप रोधी भवन बनाए जाते हैं, उसमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जैसे इसमें रखा गया है। अब हम बात करते हैं एक एक करके लोकसभा और राज्यसभा की। लोकसभा की बात करें तो नए लोकसभा कक्ष में एक मोर विषय वस्तु को अपनाया गया है। आप जानते हैं मोर क्यों अपनाया गया है, इतना तो जानते ही होंगे। जिसमें दीवारों और छत पर राष्ट्रीय पक्षी के पंखों के समान नक्काशीदार डिजाइन तैयार किए गए हैं जो टील कारपेट से सुसज्जित हैं, ठीक है। अब देखिए, लोकसभा कक्ष में वर्तमान के 543 के बजाय 888 सीटें होंगी। ये एक फैक्ट है जो पीसीएस में भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी भी पूछ सकती है कि ये जो नया संसद भवन है उसमें कितनी सीटें होंगी। 888, 888 याद कर लीजिए, ठीक है। जिसकी क्षमता बढ़कर 1272 हो जाएगी। सेंट्रल हॉल के अभाव में लोकसभा का उपयोग दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हेतु किया जाएगा। यहाँ पे सेंट्रल हॉल नहीं है, तो लोकसभा की सीटें जब ज़्यादा हैं तो जब संयुक्त बैठक होगी तो इसी हॉल में बैठक होगी। आप जानते हैं ना कि संयुक्त बैठक में क्या होता है, थोड़ा सा समझा देता हूँ, यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं। ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। लोकसभा से किसी कानून को पारित किया गया, राज्यसभा में भेजा गया, सामान्य विधेयक की बात कर रहा हूँ मैं। राज्यसभा ने सहमति नहीं दी, 6 महीने तक लटका कर रखा, तो ऐसा होता है, राष्ट्रपति कहते हैं ठीक है मिल बैठ के डिसीजन ले लो, तो इनकी संयुक्त बैठक होती है। इसके लिए सेंट्रल हॉल था पुराने वाले में, तो यहाँ पे दोनों सदनों के सदस्य आकर बैठेंगे, फिर साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। तो इसके लिए अब लोकसभा का जो हाल होगा नए वाले में, उसी का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा कक्ष को लाल कालीनों के साथ इसकी थीम के रूप में कमल से सजाया गया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत साधारण भाषा में बहुत माइन्यूट फैक्ट्स हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ कमल की बात है, वहाँ मोर के पंख की बात है ना, सीटों की बात है, तो ये तथ्य हैं। और आजकल यूपीएससी ने अपना जो पैटर्न बदला है वो इतना मज़ेदार है कि अगर सिर्फ आप फैक्ट पढ़ के जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, और सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के जाएंगे तो भयंकर तरीके से फेल हो जाएंगे। दोनों बातों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक बेंच पर 2 सांसद बैठेंगे, ठीक है, और प्रत्येक सांसद की डेस्क पर टच स्क्रीन होगी, ठीक है। तो बहुत सारे काम डिजिटल तरीके से भी होंगे। राज्यसभा कक्ष अब 250 की मौजूदा क्षमता के विपरीत 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। राज्यसभा में इतनी सीटें होंगी। परिसीमन के बाद सांसदों की संख्या में भविष्य में होने वाली किसी भी वृद्धि को ध्यान में रखकर दोनों कक्षों की क्षमता को पहले से अधिक किया गया है, ठीक है। अब संविधान सभागार है। नए भवन में एक संविधान सभागार बनाया गया है जहां भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का दस्तावेजीकरण किया गया है। जो हमारा संविधान है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसके कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। भारत भर से सामग्री लाई गई थी, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
भवन के आंतरिक और बाहरी निर्माण के लिए देश भर से विभिन्न प्रकार के निर्माण सामग्री लाई गई है, जिसमें धौलपुर के रथमथुरा से बलुआ पत्थर, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान राज्य से के जैसलमेर से, वहाँ से क्या लाया गया था, लाखा गांव है वहाँ पे राजस्थान में, वहाँ से ग्रेनाइट लाया गया है। ठीक, मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है कि कहाँ से ग्रेनाइट लाया गया था, कहाँ से बलुआ पत्थर लाया गया था। ठीक है, इसी प्रकार साज सज्जा में प्रयुक्त लकड़ी नागपुर से लाई गई और मुंबई के शिल्पकारों ने इस पर वास्तुशिल्प डिजाइन कार्य किया है, ये बात ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश के भदोही के बुनकरों ने भवन के लिए हाथ से बुने पारंपरिक कालीन बनाए हैं। आप जानते हैं ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हस्तशिल्प किस राज्य में कौन सा फेमस है, और अगर यूपीएससी ने इस बार हस्तशिल्प पे क्वेश्चन पूछा जिसको आप आर्ट एंड कल्चर की कैटेगरी में रखते हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश के ये जो कालीन है इनका मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, ये बहुत अपने आप में एक क्वेश्चन बनाने के लिए एक फैक्ट पर्याप्त नहीं है, लेकिन 3-4 फैक्ट्स में एक ये भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, भदोही है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के बुनकर जो बनाते हैं कालीन पूरे देश में बहुत फेमस है। ठीक है, तो वहाँ से कालीन लाई गई। इसके बाद गांधी प्रतिमा मूल रूप से 1993 में संसद के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई महात्मा गांधी की 16 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा को पुराने और नए भवनों के बीच स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, और यह अब लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रवेश द्वार के समीप पुराने भवन के सामने है। यह प्रतिमा छात्रों और संसद के सदस्यों के विरोध सभाओं और फोटो ऑप्स के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल रही है। इसके बाद इसे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवीर सुतार ने बनाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर। एक एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। पीडीएफ नोट में उसको हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि ध्यान रहे, जब आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हो तो उस पर ध्यान जाए। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो यह भवन राष्ट्रीय प्रतीकों से भरा हुआ है। इसमें राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के सिंह को भवन के शीर्ष पर स्थापित किया गया है, जिसका वजन इतना है, वजन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देख लीजिएगा। इस विशाल कांस्य प्रतिमा को सहारा देने के लिए सेंट्रल फोयर के शीर्ष पर 6500 किलोग्राम की संरचना का निर्माण किया गया है। भवन के प्रवेश द्वार पर अशोक चक्र और सत्यमेव जयते शब्द पत्थरों पर अंकित किए गए हैं। सत्यमेव जयते से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, अशोक के स्तंभ से वैसे भी क्वेश्चन आते रहे हैं, तो पूछा जा सकता है। एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है, ये सेंगोल को लेकर बहुत चर्चा में था। इसको गोल्डन राजदंड कहा जाता है, मैंने अलग से इसको कवर किया है। इसी सीरीज़ में आगे एक वीडियो आएगी जिसमें हम विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा समझ लीजिए। अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित करने के लिए आज़ादी की पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू को दिया गया गोल्डन राजदंड, जिसको सेंगोल कहा जाता है, स्पीकर के पोडियम के पास नए लोकसभा कक्ष में रख दिया गया है। यह राजदंड उन्हें तमिलनाडु के पुजारियों द्वारा दिया गया था। किसको? जवाहरलाल नेहरू को। तो यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। एक अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजदंड, ये जो सेंगोल है, किस चीज़ का प्रतीक है। मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, एक इस पे जब विस्तार से वीडियो आएगी तब बताऊंगा। बाकी पीडीएफ नोट में तो सब दिया गया एडवांस में, तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। डिजिटलीकरण की ओर, अब भाई जाहिर सी बात है, हमने शुरू में भी बात की इस बारे में, तो डिजिटल व्यवस्था ठीक ठाक की गई है। भवन में गैलरी एक है, शिल्प नामक एक गैलरी सभी भारतीय राज्यों की मिट्टी से बनी मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ पूरे भारत के वस्त्र प्रतिष्ठानों को प्रदर्शित करेगी। गैलरी स्थापत्य भारत के प्रतिष्ठित स्मारकों को प्रदर्शित करेगी, जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्मारक शामिल हैं। स्मारकों के अतिरिक्त या योग आसनों के लिए भी, मतलब उनको भी समाहित करती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। वास्तुशास्त्र की बात करें तो भारतीय संस्कृति और वास्तुशास्त्र में उनके महत्व के आधार पर भवन के सभी प्रवेश द्वारों पर संरक्षक मूर्तियों के रूप में शुभ पशुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें हाथी, घोड़ा, चील, हंस, पौराणिक जीव शार्दुला, ठीक है, और मकर, ये सब शामिल हैं इसमें। एक पेंडुलम भी है जिसका नाम है फौकाल्ट पेंडुलम। नए संसद भवन के अंदर स्थापित एक फौकाल्ट पेंडुलम है, जिसे संसद के अक्षांश पर इसे एक चक्कर पूरा करने में 49 घंटे 59 मिनट और 18 सेकंड का समय लगता है। एक फैक्ट है, यूपीएससी को पता नहीं, पीसीएस वालों के लिए बड़ा ही रोचक तथ्य है ये। इसके बाद
इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसका नाम एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था जो फ्रांस के थे, तो बाकी चीज़ें यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है। अब सेंट्रल विस्टा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है फिर से। वर्तमान में नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में कौन कौन से भवन शामिल हैं, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक आपने सुना होगा, इंडिया गेट, राष्ट्रीय अभिलेखागार शामिल है। तो जब सेंट्रल विस्टा की बात होती है तो आपके दिमाग में ये सारी बातें आनी चाहिए कि उसमें सिर्फ एक भवन नहीं है, राष्ट्रपति भवन से लेकर के राष्ट्रीय अभिलेखागार ये सब इसमें शामिल है। दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज प्रथम ने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। इस पर यूपीएससी ने 2 बार प्रश्न पूछे हैं, ध्यान रखिएगा। दिल्ली दरबार का आयोजन किंग जॉर्ज प्रथम के राज्याभिषेक के अवसर पर किया गया था। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। इन भवनों के निर्माण का उत्तरदायित्व, ये भी पूछा गया है। उत्तरदायित्व एडविन लुटियंस, इन्हीं के नाम से कभी कभी लुटियंस भवन ऐसे चर्चा में रहता है। तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दिया जाता है, मतलब इन्होंने ही दिया, मतलब बनाया था, डिजाइन किया था, इसका उत्तरदायित्व दिया गया था इनको, जो यूरोपीय शास्त्रीयवाद के मजबूती से पालन करने के लिए जाने जाते थे। और दक्षिण अफ्रीका के एक प्रमुख वास्तुकार हर्बर्ट बेकर थे। ये हर्बर्ट बेकर दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के वास्तुकार भी हैं, तो इन पर अलग से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये लाइन पूछी जा सकती है। संसद भवन की इमारत लुटियंस और बेकर दोनों ने डिजाइन किया था। राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था, ठीक है, ये अलग से पूछा जा सकता है। सचिवालय, जिसमें उत्तर और दक्षिण दोनों ब्लॉक शामिल हैं, हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। तो हो सकता है कि किसी और का नाम किसी और के साथ जोड़ दिया जाए। जैसे मान लीजिए यूपीएससी ने एक लाइन लिखी और उसमें पूछा कि राष्ट्रपति भवन हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था, तो गड़बड़ हो जाएगा। नाम तो सुना सुना लग रहा है, हाँ भाई बात तो सही है, पढ़ा है, पीडीएफ नोट में भी था, वीडियो में भी था, हर जगह है, किताबों में है, लेकिन यूपीएससी ने क्या किया कि आपसे थोड़ा सा खेल कर दिया। राष्ट्रपति भवन लुटियंस ने डिजाइन किया था, एडविन लुटियंस ने, और सचिवालय बाकी और भवन आगे हमने देखा उसे किसने किया था, हर्बर्ट बेकर ने। तो इस तरह से यूपीएससी कभी कभी घुमा देती है। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट पर्यावरण मानक, इन पर बात करते हैं। अगला टॉपिक है ये, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। भारत सरकार ने उद्योगों और रंगाई इकाइयों द्वारा नदियों में रासायनिक अपशिष्ट डंपिंग को कम करने के लिए 80 औद्योगिक क्षेत्रों के विशिष्ट पर्यावरण मानकों को अधिसूचित किया है। एक बात आप जानते हैं, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि किस तरह से प्रदूषण होता है नदियों में। तो ये बात आप जानते हैं कि नदियों के किनारे बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं और उन उद्योगों से जो अपशिष्ट जल निकलता है, जो खराब पानी निकलता है, उसे डायरेक्ट कभी कभी नदियों में ही डाल दिया जाता है। इसकी वजह से क्या क्या नुकसान होता है, उसके प्रभावों पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार ने, हालांकि पहले से भी नियम है, ऐसा नहीं है कि पहले नियम नहीं थे, सरकार ने नए नियम लगाए हैं, तो उनको थोड़ा समझ लेना है। कुछ पुराने तथ्य भी आपको मिलेंगे, तो एक एक करके देखते हैं। प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की अनुसूची 1 विभिन्न उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के मानक के तहत उद्योग विशिष्ट निर्वहन मानकों को अधिसूचित किया है। अलग अलग उद्योगों के लिए अलग अलग तरह के मानक। इसके तहत लगभग 80 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट पर्यावरण मानक को अधिसूचित किया गया है। यहाँ पर 80 के साथ यूपीएससी छेड़छाड़ कर सकती है कि 80 न कह के कहे कि भारत में जितने भी प्रकार के उद्योग हैं सबके लिए अलग अलग मानक तय किए गए हैं, सभी प्रकार के उद्योगों के लिए। तो अगर कम पढ़ा है, रिवाइज नहीं किया तो कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो 80 की बात हो रही है, 80 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए। उद्योगों को स्थापित और संचालित करने के लिए सहमति की अगर हम बात करें तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण समितियां राज्य में उद्योगों को स्थापित और संचालित करने के लिए सहमति जारी करती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, एक तथ्य है। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट पर्यावरण मानकों की निगरानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको आप सीपीसीबी कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से हमने पढ़ा है पहले भी, और एसपीसीबी, यहाँ एस से मतलब है
स्टेट राज्य, यहाँ सी से मतलब है सेंटर, ठीक है। इसके सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत नदियों पर 2155 निगरानी संस्थानों सहित 4703 स्थानों पर जलीय संसाधनों की जल गुणवत्ता की निगरानी करता है, जिसमें कावेरी नदी का डेल्टा भी शामिल है, ठीक है, डेटा उसका भी शामिल है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। दंड के प्रावधानों की बात करें तो इसमें क्या है, मानकों के अनुसार मानकों के अनुपालन न करने की स्थिति में उद्योगों के खिलाफ जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक। वर्ष 2018 में दूषित नदी खंडों के कायाकल्प के लिए तमिलनाडु सहित संबंधी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा गठित नदी कायाकल्प समिति द्वारा कार्य योजना तैयार की गई थी। ये भी बात आपको ध्यान रख लेना चाहिए। और नदी कायाकल्प कार्य योजना क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। नगर पालिका सीवेज प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन, नदी जलग्रहण या बेसिन प्रबंधन, ठीक है, बाढ़ मैदान क्षेत्र का प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण पहलुओं को इसमें शामिल किया गया है। तो सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि इसके तहत किन पहलुओं को शामिल किया गया है। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन होगा, ऐसे प्रश्न पूछती है यूपीएससी। तो बस ये थोड़ा सा एक बार आपने पढ़ा होगा, कॉमन सेंस लगाएंगे आपका सही हो जाएगा। जैव विविधता पार्कों की स्थापना, अतिक्रमण हटाना, वर्षा जल संचयन, नदी के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण, पारिस्थितिकी या पर्यावरणीय प्रवाह, ई फ्लो के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है। और वाटरशेड प्रबंधन आदि को भी बढ़ावा देना चाहिए, ये बात इसमें शामिल है। ई फ्लो का सीधा सा मतलब होता है कि ये नदी बह रही है, ठीक है, अब वो अपने नेचुरल तरीके से बहे, उसमें कोई बाधा ना आए, किसी तरीके की कृत्रिम संरचना इंसानों ने ना बना दी हो, तो उसे ही हम ई फ्लो कहेंगे, पर्यावरणीय प्रभाव कहेंगे, अब मतलब प्रवाह कहेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाल ही में भारत को रोम में खाद्य और कृषि संगठन, जिसको FAO कहा जाता है, उसके मुख्यालय में अपनी 46वीं बैठक के दौरान कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की कार्यकारी समिति में एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से मतलब भारत को चुना गया, ठीक है। तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। भारत ने दालों के लिए निर्धारित समूह मानकों के समान फिंगर मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोडो मिलेट, प्रोसो मिलेट और लिटिल मिलेट जैसे मोटे अनाज यानी कि मिलेट के लिए वैश्विक मानकों की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सत्र के दौरान समर्थन मिल गया सर्वसम्मति से। तो मोटे अनाजों के लिए भारत ने प्रस्ताव रखा था। और आपको ये बताना है कि किस वर्ष को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था और किस देश ने प्रस्तावित किया था। हो सकता है इसके साथ जोड़ के यूपीएससी पूछ ले, ज़रा कमेंट में बताइए। कमेंट बताएंगे मैं आपको दिल दूंगा, हार्ट, ठीक है ना। अच्छा, कोडेक्स के पास फिलहाल ज्वार और बाजरा के लिए मानक हैं, इनके लिए तो मानक हैं लेकिन बाकी के लिए नहीं थे। तो भारत ने कहा कि भाई इनके लिए भी तो मानक होने चाहिए। अभी इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है, तब आपको और बातें समझ में आएंगी, इसका महत्व समझ में आएगा। तो आगे हम CAC इसको बोलेंगे। CAC एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है जिसे उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा करने और खाद्य व्यापार में उचित प्रथाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1963 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। बात समझ में आई? थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। ये जो संस्था है ना, ये इस बात का ध्यान रखती है कि दुनिया में जो भी खाने पीने की चीज़ें एक देश से दूसरे देश में जाती हैं, जिनका आयात निर्यात होता है, वो कुछ खास मानकों के अनुसार होने चाहिए ताकि जो व्यक्ति उनका उपभोग कर रहा है उसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। आप देखेंगे भारत के कई सारे प्रोडक्ट कभी कभी बैन कर दिए जाते हैं। कभी कभी उसका आधार ये होता है कि ये मानकों के अनुसार नहीं है। तो वो मानक कौन तय करता है? यही संस्था तय करती है, यही संगठन तय करता है, ठीक है, ताकि जो उपभोक्ता हैं उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। अब चलते हैं आगे। इसी में मान्यता की अगर बात करें तो विश्व व्यापार संगठन के स्वच्छता और आपदा स्वच्छता उपायों के अनुप्रयोग पर समझौता
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा व्यापार विवाद निपटान के लिए संदर्भ मानकों के रूप में कोडेक्स मानकों, दिशा निर्देशों तथा सिफारिशों को मान्यता देता है। इस लाइन को समझ लीजिए। आप जानते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में, इसका भी काम यही है कि दुनिया में जो भी व्यापार हो रहा है, विकासशील देशों की बात करें, विकसित देशों की बात करें, वो पारदर्शी तरीके से हो, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिले, अच्छे से व्यापार हो, सबका विकास हो, इस बारे में बात करता है। लेकिन क्या होता है कि व्यापार में कभी कभी विवाद हो जाते हैं, दिक्कतें आ जाती हैं। किसी ने कहीं बैन लगाया है, किसी ने कहीं कुछ और समस्या खड़ी कर दी है। अब इनका निपटान करने के लिए एक तंत्र बनाया गया है WTO में। उसमें कभी कभी मानकों की बात आती है, किसी मानक के आधार पर कोई विवाद आया है तो उसे मान्यता दिया है WTO ने, जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस के मानक हैं उसी के आधार पर। यानी कि इन्हीं मानकों को आधार बना के हम आगे की बात करेंगे, फैसला सुनाएंगे, जो भी बात होगी वो करेंगे। अगर हम सदस्यों की बात करें CSE में, तो वर्तमान में इस कमीशन में कुल इतने सदस्य हैं जो आपको याद नहीं रखने हैं, ठीक है। यूरोपीय संघ भी है, 189 सदस्य हैं, जिसमें से 188 देश और एक यूरोपीय संघ है। भारत 1964 में इसका सदस्य बना था। UPSC ऐसे प्रश्न पूछती है कि भारत इसका सदस्य है या नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत इसमें है। अब तो वैसे भी आपको पता है कि इसमें चुना गया है, तो होगा तभी तो चुना गया है। अगर मानकों की बात करें कि कोडेक्स मानक क्या है, सामान्य मानक, दिशा निर्देश और अभ्यास संहिता, ये मुख्य कोडेक्स विषय आमतौर पर स्वच्छता अभ्यास, लेबलिंग, संदूषक, योजक, निरीक्षक, प्रमाणन, पोषण तथा पशु चिकित्सा दवाओं और कीटनाशकों के अवशोषकों से निपटते हैं और उत्पादों और उत्पाद श्रेणियों पर क्षैतिज रूप से लागू होते हैं, ठीक है। तो ये मानक इन चीज़ों पर लागू होते हैं, सारी बात इसमें शामिल है। कोडेक्स कमोडिटी नामक मानक एक विशिष्ट उत्पाद को संदर्भित करते हैं। हालांकि कोडेक्स अब तेज़ी से खाद्य समूहों के लिए मानक विकसित कर रहा है। क्षेत्रीय मानक की बात करें तो संबंधित क्षेत्रीय समन्वय एजेंसियों द्वारा विकसित मानक संबंधित क्षेत्रों पर लागू होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों पर। यहाँ एक नोट है, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों के अनुप्रयोग पर समझौता हुआ था 1995 में। इसको विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के साथ लागू किया गया। अब ये जो उपाय हैं स्वच्छता और पादप स्वच्छता वाले, ये खाद्य सुरक्षा और पशुओं पौधों के स्वास्थ्य नियमों के अनुप्रयोग से संबंधित हैं। यहाँ से पूछा जा सकता है। यह कोडेक्स एलिमेंटेरियस विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण कन्वेंशन द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। तो इस समझौते पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय जो है, इस पर समझौता हुआ था, किसके बारे में है, कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत और मालदीव के संबंध। आपने देखा बहुत चर्चा में रहा, प्रश्न पूछा जा सकता है। और मैंने आपको उस समय भी लक्षद्वीप की बात की थी। अब शायद वीडियो आई है इसकी, नहीं आई है मुझे नहीं पता, लेकिन इस सीरीज़ में इसको कवर किया गया लक्षद्वीप को अलग अच्छे से। तो अगर उसकी वीडियो भी नहीं आई होगी तो आगे आ जाएगी, नोट में तो एडवांस में दी गई है। तो फिलहाल कहने का मतलब ये है कि मालदीव से जो संबंध है भारत मालदीव के, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन क्वेश्चन इस बहाने लक्षद्वीप से आने की ज़्यादा मतलब उसकी संभावना ज़्यादा है। फिलहाल इसमें भी तथ्य हैं, देख लेते हैं। ऐतिहासिक रूप से मालदीव में वर्ष 1968 से एक कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली थी, जो 2008 में बहुदलीय लोकतंत्र में बदल गया। तब से कोई भी राष्ट्रपति जो वर्तमान में पद पर है दोबारा निर्वाचित नहीं हुआ है। इस बार यह स्थिति भारत के लिए चिंतनीय हो गई है। अब आप बताइए कि किस संदर्भ में कहा जा रहा है, चुनाव हुआ था ना ठीक है, तो वहाँ से बात आई थी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, असली बात यहाँ है। मालदीव की चुनाव प्रणाली फ्रांस के समान है, जहाँ विजेता को 50% से अधिक वोट हासिल करने होते हैं। यदि पहले राउंड में कोई भी इस आंकड़े को पार नहीं कर पाता तो चुनाव का फैसला दूसरे राउंड में शीर्ष 2 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए वोटों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं कि 100 लोगों ने वोट दिया तो 20 लोगों ने किसी को वोट दे दिया, 30 लोगों ने किसी को वोट दे दिया, और ऐसे ही बंट गया। अब मान लेते हैं कि लगभग सबका बराबर है, 20-20 करके कई लोग हैं, और किसी ने 21 वोट पा लिए, किसी ने 19 पाया, ठीक है, बाकी 20-20 पा रहे हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना % मिला है, बस जो सबसे ज़्यादा पाएगा वो जीत जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 51% वोट मतलब
कहने का मतलब 51 नंबर, अगर 100 नंबर दिए गए हैं तो 50 से ज़्यादा होना चाहिए। 50.1 हो चाहे 50.2 हो, मतलब 50 से थोड़ा भी ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके 50+ होगा तो विजेता माना जाएगा, वो अलग व्यवस्था है। इसके बाद इतिहास की बात करें तो कुछ तथ्य यहाँ से पूछे जा सकते हैं। भारत और मालदीव के संबंधों का इतिहास देखें, रक्षा क्षेत्र में साझेदारी रही है काफ़ी अच्छी। दोनों देशों के बीच ये अभ्यास होते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्वेरिन नाम सुना है, दोस्ती एक था, ऑपरेशन शील्ड, ये 2021 में शुरू हुआ। ये रक्षा सहयोग अभ्यास हैं, दोनों देशों के जो सैन्य अभ्यास होते हैं एक साथ, उन्हीं को हम रक्षा अभ्यास कहते हैं। कभी नेवी के साथ होंगे, कभी जो है आर्मी के साथ होंगे, ऐसे करके। तो फिलहाल ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो उनकी लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक सामान्य सी बात है। पुनर्वास केंद्र की बात करें तो भारत और मालदीव ने अड्डू पुनर्ग्रहण और तट संरक्षण परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ से एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अड्डू में भारत की सहायता से एक ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन और पुनर्वास केंद्र तैयार किया गया है। यह केंद्र स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, मत्स्य पालन, पर्यटन, खेल और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में भारत द्वारा कार्यान्वित की जा रही 20 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं में से एक है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि ये अड्डू जो परियोजना है, इसमें कौन सी बातें शामिल है, किस देश के साथ भारत ने मिलकर काम किया है। ठीक है, आर्थिक सहयोग में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। यह देश अनेकों भारतीयों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल और अन्य के लिए रोजगार का गंतव्य बन गया है। अगस्त 2021 में भारतीय कंपनी एफकांस ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2021 में मालदीव का तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है कौन? भारत। 22 जुलाई 2019 को आरबीआई और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच एक द्विपक्षीय यूएसडी मुद्रा स्वैप, यूएसडी का मतलब है यूएस डॉलर होता है, मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत मालदीव संबंधों को तब क्षति पहुंची जब मालदीव ने 2017 में चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया था। तो ये बात बस आईआर जब आप मेंस में लिखेंगे ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मूल ढांचा परियोजनाएं हैं। भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास परियोजना के तहत एक वर्ष में 1.3 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए एक नया टर्मिनल जोड़ा जाएगा। 2022 में भारत के विदेश मंत्री द्वारा मालदीव में नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट का उद्घाटन किया गया। ये सब जैसे मान लीजिए इस पर क्वेश्चन ऐसे बनाया गया कि भारत ने कौन कौन सी परियोजनाएं मालदीव में लागू की हैं या सहयोग किया है, तो ये तथ्य पूछे जा सकते हैं। अलग से एक उठाकर पूछा जाए इसकी संभावना कम है, लेकिन इन सारे तथ्यों को इकट्ठा 3-4 को एक साथ रख दिया जाए तो एक हैवी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई। अब ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी परियोजना ये क्या है? इसमें 6.74 किलोमीटर लंबा पुल और माले और इसके आसपास के विलिंगली, गुल्हिफाल्हु, शिलाफुशी द्वीप, अब इतने टेढ़े मेढ़े नाम हैं, ऐसे 2-3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे पूछ ले, विलिंगली, गुल्हिफाल्हु और शिलाफुशी ये क्या हैं? ये द्वीप हैं कि कोई जीवाणु है, कोई कीटनाशक है, कि मेंढक की नई प्रजाति है? ऐसे होता है ना, 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं हर साल, तो ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये जो द्वीप हैं इनके बीच एक तरह से लिंक, ये जो है लिंक का काम करेगा, यहाँ से बनता हुआ जाएगा ये ब्रिज। इसमें नवकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना को भारत से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अनुदान में क्या होता है कि पैसा जो है जो दे दिया वो दे दिया, वापस नहीं लेंगे। बाकी क्रेडिट लाइन में एक तरह से ऋण जैसी व्यवस्था है, पैसा फिर मिल जाता है। यह न केवल भारत और मालदीव में कार्यान्वित की जा रही सबसे बड़ी परियोजना है, बल्कि कुल मिलाकर मालदीव में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचे परियोजना है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अब भारत ने मालदीव में कुछ ऑपरेशंस चलाए थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
1988 में ऑपरेशन कैक्टस चला था। किस लिए? ये मिलान के लिए पूछा जा सकता है। इसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम करने में मालदीव सरकार की मदद की थी। उस समय तख्ता पलट होने वाला था, विद्रोह हो गया था। ऑपरेशन नीर 2014 में चलाया गया था। पानी की समस्या हो गई थी, पेयजल का संकट आ गया था, इसलिए चलाया गया था। एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन संजीवनी। भारत ने मालदीव को ऑपरेशन संजीवनी के तहत कोविड-19 से निपटने के लिए सहायता के रूप में 6.2 टन आवश्यक दवाओं की पूर्ति की थी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा मालदीव की अवस्थिति को। आप जानते हैं कहाँ है, जरा मैप खोलिए, खोल लीजिए। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है सुन रहे हैं बताइए, ऐसा नहीं। आप मैप खोल लीजिए, देख लीजिए, या फिर अगर आपने दीवार पर चिपका रखा है तो वहाँ खड़े हो जाइए थोड़ी देर के लिए, फिर देखते हैं इसको। मालदीव कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित एक टोल गेट है। इस द्वीप श्रृंखला के दक्षिणी और उत्तरी हिस्से में संचार के 2 महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्थित हैं, ठीक है। इसीलिए इसको टोल गेट जैसा कहा जाता है। यहाँ से जहाज़ें जाती हैं, रुकती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं, ठीक है। ये जो समुद्री मार्ग हैं, पश्चिम एशिया में अदन की खाड़ी तथा हॉर्मुज की खाड़ी तथा दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का जल संधि के बीच समुद्री व्यापार के लिए बहुत प्रमुख हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी भौतिक अवस्थिति में मुख्य रूप से प्रवाल भित्ति और एटॉल शामिल हैं। प्रवाल भित्ति, एटॉल, ये एक तरह से ये जो एटॉल है ना, प्रवाल भित्ति का ही एक रूप है। तथा अधिकांश क्षेत्र विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में भी हमने विस्तार से पढ़ा है। आप जानते हैं जैसे ये देश हो गया ना, मान लेते हैं स्थल है, तो इसके बाद जो पानी का क्षेत्र है उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या आगे जाके खुला क्षेत्र हो जाता है। इसके बारे में हमने पढ़ा है, आगे अगर ज़रूरत पड़ती फिर बताऊंगा। मालदीव मुख्य रूप से निचले द्वीपों का एक द्वीप समूह है जो बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण खतरे में पड़ गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसे द्वीप डूब सकते हैं। 8 डिग्री चैनल भारतीय मेनिकाय और मालदीव को अलग करता है। मेनिकाय द्वीप जो है लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है। तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10 डिग्री चैनल पर 2 बार प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और 8 डिग्री पे भी मेरे ख्याल से PCS वगैरह में कहीं क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान आ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना। यहाँ पे आपको लक्षद्वीप के बारे में थोड़ी और जानकारी मिलेगी, लेकिन इस परियोजना की बात करते हैं पहले। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के कारावती में प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, जल संसाधन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों को शामिल करके 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के बीच कोच्चि लक्षद्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। अब इसमें कौन सी बातें हैं? ये जो परियोजना है, लक्षद्वीप को डिजिटल कनेक्टिविटी की आवश्यकता थी, जिससे बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त बैंडविड्थ के कारण उपग्रह संचार में सीमाओं के कारण उच्च क्षमता वाली पनडुब्बी केबल लिंक को बढ़ावा मिला। अब इस परियोजना की कुछ बातें यहाँ पे दी गई हैं। ये जो परियोजना है इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया गया, इसको बार बार मैं पढ़ूंगा तो मेन नाम आप भूल जाएंगे। इससे इंटरनेट की गति में वृद्धि होगी, नई संभावनाएं खुलेंगी, नए अवसर खुलेंगे, ठीक है। यह परियोजना आज़ादी के बाद लक्षद्वीप में पहली बार सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल कनेक्टिविटी पेश करने जा रही है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर उस तकनीक को संदर्भित करता है जो ग्लास या प्लास्टिक फाइबर के साथ प्रकाश स्पंदनों के माध्यम से सूचनाओं का प्रसारण करता है। इस पर क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड द्वारा वित्त पोषित दूरसंचार विभाग ने इस परियोजना को पूरा किया है और भारत संचार निगम लिमिटेड परियोजना जो है निष्पादन एजेंसी थी, वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही थी। इसके बाद कुछ ये नाम है इस द्वीप समूह के तहत द्वीपों के, ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे। 1 मिनट रुकिए ज़रा। हाँ जी, तो ये जो कुछ नाम है सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि ये द्वीप कहाँ पे हैं। जैसे कारावती आपने नाम सुना है, अगत्ती नहीं सुना होगा, अमीनी नाम सुना होगा, कदमत नहीं सुना होगा, चेटलेट नहीं सुना होगा, कल्पेनी नहीं सुना होगा, मिनिकाय तो सुना है, एंड्रोथ शायद नहीं सुना होगा, किल्टान नहीं सुना होगा,
बंगाराम नहीं सुना होगा। अब इसमें देखिए मज़ेदार बात, यूपीएससी इतने भी बेरहम नहीं है, बस वो ये चेक करना चाहती है कि आपके अंदर धैर्य है कि नहीं। अब जो नाम आपने सुने हैं वहाँ से ज़्यादा नाम नहीं लिए जाएंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया कि ये निम्नलिखित द्वीप कहाँ है, या फिर ये क्या है, पूछा जा सकता है ये जो नाम दिए गए ये क्या है। उसमें एक नाम है कदमत, एक नाम है चेटलेट, एक नाम है एनरोथ, और एक है इसमें से कारावती सॉरी कावारत्ती। ये कावारत्ती आपने सुना होगा। अगर आपने इसको पकड़ लिया तो बाकी चीज़ें आप गेस कर सकते हैं कि हाँ ये द्वीप है। अगर आप बाकी के बारे में सोचने लगेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने विस्तार से इस बारे में बात की थी। तो ये कुछ बातें हो गई। महत्व क्या है, महत्व आप जान रहे हैं, एक बार पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया संचार व्यवस्था हो जाएगी, 5G वगैरह चलने लगेगा। अन्य परियोजनाएं भी यहाँ पे हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद लक्षद्वीप समूह के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें कुल 36 द्वीप शामिल हैं। इसकी राजधानी कावारत्ती है और यह केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य शहर भी है। कौन? कावारत्ती। सभी द्वीप केरल तटीय शहर कोच्चि से 220 से लेकर 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है कुछ लोगों को। क्वेश्चन पूछा जाए कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में कि हिंद महासागर में? ये दोनों बातें सही हैं, ऐसे पूछा नहीं जाएगा, मैं पूछ रहा हूँ क्लैरिटी के लिए। ये भारत है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे केरल है, इधर कहीं लक्षद्वीप है, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, और नीचे पूरा जो है हिंद महासागर है। ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये भी हिंद महासागर के ही हिस्से हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो फिलहाल आप बहुत जूम करके देखेंगे, छोटे स्तर पे बात करेंगे तो हम कह देंगे कि अरब सागर में है, लेकिन बड़े स्तर पे बात करेंगे तो हिंद महासागर में, ठीक है। इसके बाद मलयालम संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम 1,00,000 द्वीप होता है। लक्षद्वीप मतलब 1,00,000 द्वीप, लेकिन है कितने? 36। अब यूपीएससी इसे कह दे, मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन बनाए कि लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप का अर्थ होता है 1,00,000 द्वीप, ठीक है, मलयालम में, संस्कृत में। तो ये सुन के और थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आप गेस कर सकते हैं कि हाँ 1,00,000 सही बात है, ये तो होता है। और अगली लाइन में लिख दे कि सिर्फ 36 द्वीप हैं तो कॉमन सेंस वहाँ जवाब दे दिया कि यार अभी ये पहली लाइन में यूपीएससी कह रही है 1,00,000 द्वीप, इसका मतलब होता है, तो इस हिसाब से तो 1,00,000 होने चाहिए। कोई बेवकूफ़ थोड़ी ऐसे ही नाम रख देगा 1,00,000। अब 1,00,000 नाम है तो कम से कम 1,000-2,000 तो होने ही चाहिए। तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगी कि किसको हम सही माने, सिर्फ 36 द्वीप सही माने या 1,00,000 इसका मतलब होता है। ये दोनों बातें सही हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है ना। उसका नाम का मतलब है लाख द्वीपों का समूह, 1,00,000 लक्षद्वीप, ठीक है। और असल में देखेंगे तो जो मुख्य द्वीप हैं वो 36 हैं। लक्षद्वीप की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय है, आप जानते हैं। इसका औसत तापमान इतना रहता है साल भर। क्योंकि मानसून के दौरान जलवायु संतुलित होती है, इसलिए जहाज आधारित पर्यटन बंद हो जाता है इस समय। यह एक प्रशासक के माध्यम से सीधे केंद्र के नियंत्रण में होता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, वहाँ पर डायरेक्ट केंद्र का शासन है, इतना तो आप जानते हैं, लेकिन वहाँ पे एक हेड तो होगा। उस हेड को कहीं कहीं पर उपराज्यपाल कहते हैं और कहीं कहीं पर प्रशासक कहते हैं। जैसे कि लक्षद्वीप में जो हेड है सरकार का, एक तरह से कहें, जो कि डायरेक्ट राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहता है, ये जो व्यक्ति है इसे हमने प्रशासक कह दिया। लेकिन दिल्ली में जो व्यक्ति बैठा है ठीक इसी समान पद पे, उसे हम उपराज्यपाल कहते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिलान के लिए पूछा जा सकता है। अगर आप जानते हैं सारी बातें तो एक काम करिए, कमेंट में लिख के बताइए कि किस जगह पे उपराज्यपाल कहते हैं, किस जगह पे हम प्रशासक कहते हैं, ठीक है, फटाफट बताइए। और हाँ, सही उत्तर देंगे तो आपको दिल मिलेगा, ठीक है। संपूर्ण स्वदेशी आबादी को उनके आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया, यानी कि लक्षद्वीप में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको एसटी कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश 1956 के अनुसार इस केंद्र शासित प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति नहीं है।
मतलब एससी कैटेगरी के लोग नहीं हैं, यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लोग हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2020 में लक्षद्वीप समूह प्रशासन ने समुद्री खीरे के लिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है, कृषि वाले सेक्शन में आप उसे रख सकते हैं। लक्षद्वीप समूह प्रशासन ने समुद्री खीरे के लिए दुनिया का पहला संरक्षण क्षेत्र डॉक्टर के मोहम्मद कोया समुद्री खीरा संरक्षण रिजर्व स्थापित किया। पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला संरक्षण क्षेत्र समुद्री खीरे के लिए संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? कहाँ किया गया है? लक्षद्वीप में। किनके नाम से? डॉक्टर के मोहम्मद कोया के नाम से, जो चेरिया पानी रीफ में 239 चेरिया पानी, हाँ ठीक है, रीफ में 239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। रीफ वही प्रवाल वाली जो दीवार है, ऐसे रीफ बन जाता है ना, तो वहीं पे स्थापित किया गया है। तो इसमें ये बातें रहीं। बाकी ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके PDF नोट ले सकते हैं।